नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जमीन से जुड़े एक बहुत ही पेचीदा लेकिन जरूरी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। सोचिए, एक परिवार है जो शायद 50 सालों से एक घर में रह रहा है। उनकी पीढ़ियों ने उस जमीन पर खेला है, घर बनाया है, त्योहार मनाए हैं। लेकिन फिर एक दिन कोई दूर का रिश्तेदार एक पुरानी सी रजिस्ट्री लेकर आता है और कहता है, ये जमीन तो मेरी है, इसे खाली करो। अब सवाल ये उठता है कि कानून किसका साथ देगा? उस कागज का जो किसी तिजोरी में बंद था, या उस परिवार का जिसका पसीना उस मिट्टी में मिला हुआ है? हमारे पास कुछ स्रोत है जो बताते हैं कि भारत की अदालतें इस मामले में क्या सोचती हैं, और जवाब आपको हैरान कर सकता है। आज हमारा मिशन सिर्फ उन दस्तावेजों की एक लिस्ट बनाना नहीं है जो कब्जा साबित करते हैं, बल्कि उस कानूनी सोच को समझना है जो एक मालिक को उसकी ही जमीन से बेदखल कर सकती है अगर वो लापरवाह हो। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय कानून में एक बहुत दिलचस्प एक विरोधाभास है। ये मालिकाना हक की रक्षा तो करता है, लेकिन साथ ही ये उस व्यक्ति को भी इनाम देता है जो किसी जमीन की सालों साल देखभाल करता है, भले ही वो उसका मालिक ना हो। कानून सिर्फ मालिकाना हक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को भी तवज्जो देता है। आज हम देखेंगे कि अदालतें इस जिम्मेदारी को सबूत के तौर पर कैसे देखती हैं। तो चलिए इस परिवार की कहानी के साथ इस कानूनी पहेली की परतें खोलते हैं। उनका पहला हथियार क्या होगा? स्रोत साफ तौर पर 3 दस्तावेजों को 3 स्तंभ बताते हैं। पहला है खसरा, खतौनी या जमाबंदी रिकॉर्ड। ये सुनने में बड़े भारी भरकम सरकारी शब्द लगते हैं। आम भाषा में इसका मतलब क्या है और ये इतना ताकतवर क्यों है? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जमीन की जन्मपत्री की तरह है। खसरा खतौनी ये सरकार के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी जमीन के टुकड़े पर असल में खेती कौन कर रहा है, या काबिज कौन है। अगर किसी व्यक्ति या उसके परिवार का नाम इन रिकॉर्ड्स में पिछले 20, 30 या 40 सालों से लगातार दर्ज है, तो ये कब्जे का सबसे मजबूत पहली नज़र का सबूत बन जाता है। अदालत ये मानकर चलती है कि इतने सालों से सरकार की नज़रों में आप ही उस जमीन के असल इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार की अपनी गवाही हो गई। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए विरोधी पक्ष का वकील कहता है कि खतौनी में नाम होने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि आप वहां पर काश्तकार या किराएदार थे, मालिक नहीं। क्या ये दलील केस को कमजोर नहीं कर सकती? बहुत अच्छा सवाल है, और अदालत में असल में यही बहस होती है। यहीं पर प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजेशन का जो सिद्धांत है वो सामने आता है। कानून कहता है कि अगर आपका कब्जा शांतिपूर्ण है, लगातार है और असली मालिक की जानकारी में बिना किसी रोक टोक के 12 साल से ज्यादा समय तक बना हुआ है, तो आप उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा भी कर सकते हैं। और खसरा खतौनी में लगातार आपका नाम होना ये साबित करता है कि आपका कब्जा खुला और निरंतर था। ये सिर्फ किराएदारी नहीं, बल्कि एक तरह से जमीन पर आपके अधिकार का सार्वजनिक ऐलान था, जिसे मालिक ने कभी चुनौती नहीं दी। समझ गया। तो खसरा खतौनी कहानी की शुरुआत है। ये बताता है कि आप वहां थे, लेकिन अब हमें यह साबित करना है कि आप वहां रह रहे थे, एक घर की तरह। यहां पर दूसरा स्तंभ आता है, बिजली, पानी या गैस का बिल। ये तो हर घर में होता है, लेकिन एक सादा सा बिल कानूनी हथियार कैसे बन जाता है? क्योंकि ये बिल एक जिंदा दस्तावेज है। ये हर महीने आता है और आपके उस पते पर रहने की गवाही देता है। और ये गवाही कोई प्राइवेट आदमी नहीं दे रहा है, ये एक सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी दे रही है। जब बिजली विभाग आपके नाम पर एक पते पर 15 साल से बिल भेज रहा है, तो वो अनजाने में अदालत को बता रहा है कि आप उस पते पर वास्तविक भौतिक कब्जे में थे। आप वहाँ सिर्फ मौजूद नहीं थे, आप वहाँ एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। और हमारे स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि बिल जितने पुराने हों उतना अच्छा। मतलब 10-12 साल पुराने बिलों की बात की गई है, और उसमें भी बिजली के बिल को सबसे ज्यादा वजनदार माना गया है। ऐसा क्यों? पानी या गैस के बिल में वो बात क्यों नहीं है? सही कहा, क्योंकि बिजली का कनेक्शन एक स्थायी ढांचे का सबसे बड़ा सबूत है। पानी का कनेक्शन एक हैंडपंप या एक अस्थायी पाइपलाइन से भी हो सकता है, लेकिन बिजली के लिए आपको खंबे, तार और एक मीटर की जरूरत होती है, जो ये दिखाता है कि वहां एक रहने लायक स्थायी संरचना मौजूद है। मुझे एक केस याद है जहां विवाद एक झोपड़ी को लेकर था। मालिक का कहना था कि ये एक अस्थायी ढांचा है, लेकिन कब्जा करने वाले ने 15 साल पुराना एक बिजली का बिल पेश कर दिया। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक बल्ब का कनेक्शन था।
अदालत ने माना कि 15 साल से अगर सरकार वहां बिजली दे रही है तो वो कब्जा अस्थायी नहीं स्थायी ही माना जाएगा। ये तो वाकई दिलचस्प है कि एक बल्ब का बिल भी इतना कुछ कह सकता है। तो अब हमारे परिवार के पास जमीन के सरकारी रिकॉर्ड हैं और घर में रहने के सबूत के तौर पर बिजली के बिल भी। लेकिन कहानी को और मजबूत करने के लिए एक तीसरा स्तंभ भी है। पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। आज के जमाने में जब आधार कार्ड इतना जरूरी है तो अदालतें इन पुराने दस्तावेजों को क्यों ज्यादा महत्व देती हैं? क्योंकि ये दस्तावेज सिर्फ आपका पता नहीं बताते, ये आपको उस समाज और उस समुदाय का हिस्सा बताते हैं। एक 20 साल पुराना राशन कार्ड ये दिखाता है कि एक पूरा परिवार उस पते पर रहता था और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा था। ये सिर्फ एक व्यक्ति के कब्जे की नहीं, बल्कि एक परिवार के वहां बसे होने की कहानी कहता है। सही बात है। वोटर लिस्ट में नाम होना भी यही साबित करता है कि आप उस इलाके के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पंजीकृत थे। आधार कार्ड वो तो नया है और उसमें पता बदलना भी आसान है, इसलिए अदालतें उसे एक सहायक सबूत मानती हैं, मुख्य नहीं। पुराने दस्तावेजों में एक तरह की ऐतिहासिक सच्चाई छिपी होती है जिसे बदलना मुश्किल है। ठीक है, तो ये तीन स्तंभ तो एक तरह से नींव बन गए। खसरा खतौनी, पुराने यूटिलिटी बिल्स और राशन कार्ड। लेकिन क्या बस इतना काफी है? स्रोत कुछ और सहायक दस्तावेजों का भी जिक्र करते हैं जो इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें। बिल्कुल। अगर आप नगर निगम या पंचायत को सालों से हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स चुका रहे हैं, तो आप एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि मैं इस संपत्ति का जिम्मेदार हूं, और सरकार उस टैक्स को स्वीकार करके आपकी जिम्मेदारी पर मुहर लगा रही है। इसके अलावा पुरानी बैंक पासबुक, बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट जिनमें वही पता लिखा हो, ये सब आपकी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। ये सभी मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि आपका जीवन उस जमीन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्रोतों में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है, पुराना किराए का एग्रीमेंट। ये तो उल्टा नहीं पड़ सकता? अगर कोई किराए का एग्रीमेंट दिखाता है तो क्या वो खुद ही नहीं मान रहा कि वो मालिक नहीं है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बहुत बारीक नुक्ता है। मान लीजिए विवाद इस बात पर नहीं है कि मालिक कौन है, बल्कि इस बात पर है कि उस जमीन पर असल में काबिज कौन है। एक पार्टी कहती है कब्जा मेरा है, दूसरी पार्टी भी यही कहती है। ऐसे में एक किराएदार जिसके पास 10 साल पुराना रेंट एग्रीमेंट है, वो ये तो साबित कर ही सकता है कि उसका भौतिक कब्जा उस संपत्ति पर है, मालिक का नहीं। कब्जे को साबित करना पहला कदम है, मालिकाना हक का दावा उसके बाद आता है। यह दस्तावेज कम से कम आपको वहां से तुरंत बेदखल होने से बचा सकता है। ये तो सच में एक अलग नजरिया है। तो अब हमारे पास दस्तावेजों का एक पूरा जखीरा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं या अदालतें सच में इन पर यकीन करती हैं? यहीं पर हमारे स्रोत सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत अहम फैसलों का जिक्र करते हैं जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा देते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण केस है रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर 2019 का। ये केस एक मील का पत्थर है। ये 3 जजों की बेंच का फैसला था और इसने सालों की कानूनी अनिश्चितता को खत्म कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि खसरा खतौनी, बिजली पानी के बिल, राशन कार्ड और वोटर लिस्ट ये सब मिलकर कब्जे का प्रथम दृष्टिया यानी पहली नजर में बहुत मजबूत सबूत है। वाह। हाँ, और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इन दस्तावेजों के सामने सिर्फ एक रजिस्टर्ड सेल डीड का होना कब्जा साबित नहीं करता। कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो भी बहुत दमदार हैं। स्रोत बताते हैं कि कोर्ट ने बिजली बिल और राशन कार्ड को वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल पोजेशन कहा। ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी के पास 20 साल पुराने बिल हैं तो वो रजिस्ट्री रखने वाले मालिक से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकता है। क्या ये कानून के मूल इरादे के खिलाफ नहीं जाता? नहीं, ये कानून के इरादे की एक गहरी व्याख्या करता है। कोर्ट का नजरिया ये है कि रजिस्ट्री ये बताती है कि कागज पर मालिक कौन है, लेकिन बिजली का बिल ये बताता है कि जमीन पर हकीकत क्या है। कानून उस मालिक को संरक्षण नहीं देना चाहता जो अपनी संपत्ति खरीदकर भूल गया, जिसने कभी पलटकर नहीं देखा कि वहां क्या हो रहा है। इसके उलट कानून उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो सालों से उस जगह पर रह रहा है और अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ रहा है। और भी केस हैं जो इस बात को मजबूत करते हैं, जैसे बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह 2010 का केस। हाँ, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक खसरा खतौनी में नाम, हाउस टैक्स की रसीदें और बिजली कनेक्शन को प्रतिकूल कब्जे के दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त माना था। और फिर एक तीसरा केस है एम वेंकटेश बनाम कमिश्नर, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी
2015 का, जो और भी दिलचस्प है। उस केस में क्या खास था? इस केस में कोर्ट ने और भी दो तूक बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, टेलीफोन बिल और राशन कार्ड में पता होना वास्तविक कब्जे का अकाट्य सबूत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सेल डीड होने से कब्जा साबित नहीं होता। इस मामले में तो एक पार्टी के पास 20-25 साल पुराने बिल थे और दूसरी के पास मालिकाना हक के कागजात। अदालत ने बिलों को ज्यादा वजन दिया और कब्जा पहली पार्टी का माना। तो इन सब फैसलों का निचली अदालतों पर क्या असर हुआ है? क्या अब वो हर केस को इसी नजरिए से देखती हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन फैसलों ने एक मानक तय कर दिया है। ये अब निचली अदालतों के लिए गाइडलाइन की तरह है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला है अमर सिंह बनाम सुरेंद्र कुमार 2018 का। वो तो इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देता है। कोर्ट ने कहा, अगर खसरा खतौनी में 12 साल से नाम है, बिजली बिल 12 साल से आ रहा है और वोटर आईडी में वही पता है, तो कब्जा उसी का माना जाएगा, भले ही रजिस्ट्री किसी और के नाम हो। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि न्यायपालिका अब जमीनी हकीकत को कागजी कार्रवाई पर तरजीह दे रही है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि जमीन पर कब्जे की लड़ाई में पुराने और लगातार चले आ रहे सरकारी दस्तावेज सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। खसरा खतौनी, सालों पुरानी बिजली पानी के बिल और पुराना राशन कार्ड, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसे अदालतें सुनने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ दस्तावेज जमा करना नहीं है, ये अपनी जिंदगी के निशान पेश करना है। बिल्कुल। और ये उस मूल विचार को मजबूत करता है जिससे हमने शुरुआत की थी। कानून सिर्फ दस्तावेजी मालिकाना हक को नहीं, बल्कि वास्तविक, निरंतर और जिम्मेदार कब्जे को भी मान्यता और सुरक्षा देता है। ये कानून में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, जो मालिकों को अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह होने से रोकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। किसी संपत्ति पर असली हक किसका है? उसका जिसके पास तिजोरी में रखी एक रजिस्ट्री है जिसे उसने शायद सालों से देखा भी नहीं, या उसका जिसने पीढ़ियों से उस जमीन पर अपना घर बनाया, हर महीने बिजली का बिल भरा, टैक्स चुकाया और अपने बच्चों को उसी पते पर स्कूल भेजा। कानून की नज़र में शायद हक उस कहानी का है जो ज्यादा सच्ची और ज्यादा जिंदा लगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।